ये बताओ कि उसमें पढ़ना क्या है तुम लोगों को एग्जैक्टली? सर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करना सर। अच्छा ठीक है, तो पहले तो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट डिस्कस करना पड़ेगा ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट, फिर हर एक केसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है? यस चलो, सर। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। कोऑर्डिनेशन में ना? यस सर। चलो ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, जैसे एक तो इतना बेसिक पार्ट तो खैर सबको मालूम ही है कि जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग इस चीज़ से मतलब है कि कंपाउंड वाले पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट एब्सेंट होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट एब्सेंट होना चाहिए। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में तो हम लोग मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बाय डिफॉल्ट लेकर के चल रहे हैं। तो इस केस में जब तीनों एब्सेंट होगा तब इस केस में फिर हम लोग कंपाउंड वाले पार्ट में ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। क्लास टाइम में अपना ऑडियो वो म्यूट करके रखा कर, और जब मतलब अगर बैकग्राउंड से प्रॉब्लम हो रहा है तो, और अदरवाइज फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, तो जैसे जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर्स होगा, तो जैसे हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते थे वो थोड़ा अलग पार्ट होता है। यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों को सेंट्रल आइटम तो एक ही होता है, सेंट्रल आइटम में तो कुछ नया होता नहीं है, फॉर्मूला भी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या होता है कि जैसे जब भी हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमर निकालना होता है तो एक तो ये चीज़ देखना पड़ता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, पहला चीज़। और दूसरा ये देखना पड़ता है कि उस कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी दिक्कत है क्या किसी को? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करना आता है? यस सर। उसका सर फॉर्मूला है ना सर, उसको याद कर लेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है भाई? एक बार लिस्ट में दिए थे ना सर, वो जो फोटो कॉपी करा के दिए थे अपना हाँ हाँ, भाई का सर कॉपी उसमें। लिस्ट लिस्ट वाला मतलब फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, वो काउंटिंग के बाद वो नंबर है। वो नंबर से याद है तो अच्छी बात है, बट वो काउंट कोई करने नहीं फॉर्मूला आता है थोड़ा। सर। हाँ, काउंट करना नहीं आता तो काउंटिंग वाला पार्ट एक बार डिस्कस कर लेते, ठीक है? जैसे मान लो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं, ठीक है? हम एक दिन और डाउट क्लास लगा देंगे, आराम से डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डिस्कशन करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बेसिक मतलब क्या था? तो बेसिक मतलब एक ही चीज़ था कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हुए कोई भी दो ग्रुप जो है उनका डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो सिंपल सा बेसिक मतलब है। अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है दो ग्रुप्स वाले पार्ट के बीच में, एक पार्टिकुलर फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, दूसरा पार्टिकुलर फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, और दोनों केसेस में कोई एक पार्टिकुलर एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकल के आएगा। तो जैसे मान लो कि हम लोग जब स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं, तो स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट के डिस्कशन में हम लोगों को केवल तीन हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और उसके अलावा sp3d2। और d2 sp3 रहा तो भी शेप में तो कोई वेरिएशन नहीं होता है। पहले वाले केस में शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल, और दूसरे वाले केस में शेप हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, थर्ड वाले केस में शेप हो जाता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो जैसे अगर हम लोग इन तीनों केसेस की बात करें, तो जब भी सवाल होगा तो आइदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 d2 sp3 वाला पार्ट, क्योंकि हम लोग टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर केवल यही तीन कंसिडरेशन डिस्कशन करते थे अपने उसमें क्या बोलते हैं ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाले पार्ट में। तो इस केस में जैसे पहला पार्ट अगर मान लो हम लोग टेट्राहेड्रल शेप की बात करते हैं, ये टेट्राहेड्रल वाले पार्ट में क्या होगा? तो जैसे एक चीज़ मालूम है हम लोग को टेट्राहेड्रल शेप वाले पार्ट में कि हम लोग का जो टेट्राहेड्रल शेप है उसमें सारे के सारे एटम्स एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे होते हैं। जैसे मान लो कि इस ए वाले पार्ट पे हम लोग के पास चार बॉन्ड्स है, तो इन चार बॉन्ड्स में जो चारों बॉन्ड्स है वो एग्जैक्टली 109 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब ये ऊपर वाला जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4, तो 1 और 4 का जो डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस 1 2 का होगा, 1 3 का होगा, तब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस। तो अगर हम लोग इस 1 वाले जगह से इस एटम को उठा के 2 पे डाल दे और 2 को 1 पे डाल दे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम ही होगा। इनफैक्ट यही डिस्टेंस हम लोग के 2 3 में होगा, यही डिस्टेंस 2 4 में होगा, उसके अलावा यही डिस्टेंस 3 4 में होगा। सारे डिस्टेंसेस बराबर होते हैं टेट्राहेड्रल में।
तो किसी भी पोजीशन पे एटम को चेंज करके डाले तो भी पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है या फिर रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। अगर रिलेटिव डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है इसका मतलब मॉलिक्यूल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। तो पहला काम, जैसे कोई कंपाउंड दिया, पूछा ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहला कंसिडरेशन क्या लेके चल सकते हैं, तो उस केस में उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तब उस केस में ये देख लो sp3 वाले पार्ट में शेप टेट्राहेड्रल होता है, मतलब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करने वाला है। फिर दूसरा केस निकल के आएगा स्क्वायर प्लानर। तो जब स्क्वायर प्लानर लेके चलेंगे तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट dsp2 आया, तो पहले तो ये निकालना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद शेप वाला पार्ट निकल के आया। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो हम लोग एक स्क्वायर वाले पार्ट की अगर बात करें, तो स्क्वायर वाले पार्ट में हम लोगों के पास ये कंसिडरेशन है कि सेंटर में एक मेटल होगा, और उस मेटल वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करके चलना शुरू करें तो सारे के सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल एग्जैक्टली। और जब सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल है तो ये जो पॉइंट 1 है इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट 2, पॉइंट 3, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। 1 2 उसके अलावा 1 3 ये सेम है, लेकिन 1 4 वाला पार्ट यूनिक डिस्टेंस है। मतलब 1 के रिस्पेक्ट में आइदर एक डिस्टेंस आएगा और ये दूसरा डिस्टेंस आएगा, मतलब दो अलग अलग डिस्टेंसेस पॉसिबल है। अगर दो अलग अलग डिस्टेंसेस पॉसिबल है तब इस केस में हम लोग आराम से दो रिलेटिव डिस्टेंस का पार्ट बना सकते हैं और मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले पार्ट के फॉर्म में आराम से मूव कर सकता है। ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। होगा क्या, जैसे मान लो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो पहला पॉसिबिलिटी मेटल एम हुआ, और उसके अलावा फिर हम लोग सारे के सारे कंसिडरेशन ऐसे लेके चले कि अपने पास 4 लिगेंड है, चारों के चारों सेम है। तो अगर चारों के चारों सेम होगा तो नॉर्मली ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते वक्त करना क्या, ये चीज़ मेंशन करते हैं। जैसे मान लो कि स्क्वायर होता और इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, तो हमेशा ट्राई करना कि जो लिगेंड्स है उसको प्लेस करते वक्त यूनिक पोजीशन निकालना। एक तो ये देखना कि कौन से लिगेंड का नंबर कम है। जैसे मान लो कि एक लिगेंड 2 होता और बाकी 2 लिगेंड 2 होता तो बराबर है, बट एक लिगेंड 3 होता और दूसरा लिगेंड 1 होता, तो हमेशा लोअर नंबर ऑफ लिगेंड वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में काम करना, कैलकुलेशन ज़्यादा आसानी से आ पाएगा। है क्या, जैसे मान लो ए है तो पहले तो ए को प्लेस कर दिया। अब उसके बाद हम लोग का जो पोजीशन है, तो ये जो एडजेसेंट पोजीशन है, मतलब बगल में जाने के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से कहीं भी जाएंगे डिस्टेंस बराबर आएगा। तो इस वाले पार्ट को कंसिडर मत करना। जब भी कभी स्क्वायर प्लानर में पहले एटम के रिस्पेक्ट में दूसरे एटम को प्लेस करना है तो हमेशा उसके डायगोनली अपोजिट पोजीशन को देखना, क्योंकि ये अपने लिए यूनिक पोजीशन है। तो ए के रिस्पेक्ट में डायगोनली अपोजिट पे किसी ग्रुप को प्लेस करना है, तो अपने पास चारों ए है, किसी को भी प्लेस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए के रिस्पेक्ट में ए अगर यहाँ आ गया तो अगले ए के लिए 2 ही पोजीशन खाली है, तीसरा यहाँ डाले अगले ए के लिए एक ही पोजीशन खाली है, यही ऑप्शन है। इसके अलावा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। इसका मतलब मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता है। तो जब Ma4 होगा तो उस केस में 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंसिडर कर सकते हैं। मान लो इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे वाले पार्ट में 3 लिगेंड एक टाइप का और उसके अलावा एक लिगेंड दूसरे टाइप का ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग का स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा, उस स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर में जो लिगेंड कम नंबर में है उसको रखो। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो इसके अपोजिट में हम लोग का एक ही पोजीशन है, मतलब यूनिक पोजीशन एक है, तो यूनिक पोजीशन के हिसाब से काम करना। कैसे काम कर सकते हैं, तो इस केस में इसके अपोजिट में भरने के लिए अपने पास एक ही ऑप्शन है ए। तो 3 ए में से कोई एक यहाँ भर दिया, अगला ए कहाँ भरेंगे, तो दोनों पोजीशन में से कहीं पे भी भर सकते हैं। यहाँ भर दिया, अगला एक यही भर सकते हैं। मतलब बी के रिस्पेक्ट में हमेशा ए अपोजिट में आएगा ही आएगा और 2 ए बगल में आएगा ही आएगा। अगर हम लोग ए को चेंज भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हमेशा बी के रिस्पेक्ट में 2 ए का डिस्टेंस बगल में हो गया कम डिस्टेंस और ए का डायगोनली अपोजिट, मतलब यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगली पॉसिबिलिटी अगर लेके चले तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, 2 लिगेंड सेम टाइप का और उसके अलावा बी वाला पार्ट 2 लिगेंड आपस में सेम टाइप का, मतलब ए और बी अलग है बट दो दो लिगेंड आपस में सेम टाइप के। तो पहली पॉसिबिलिटी, अगर हम लोग एक स्क्वायर लेकर के चले तो उस केस में अब दोनों सेम है तो दोनों का नंबर बराबर है, किसी भी एक को ले लो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम लोग पहले ए ले लेते हैं,
तो हमेशा इसके यूनिक पोजीशन वाले पार्ट पे अपने दूसरे एटम को डालना है। तो इसके ए के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, तो यहाँ पे ए वाले पार्ट को डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करें, तो बी वाले पार्ट के लिए हम लोग के पास ऑप्शन है, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उसको हम बाद में फिल करेंगे। अभी के लिए पहला केस ये था कि ए के अपोजिट में ए डाला। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि ए के अपोजिट में ए को नहीं डाल रहे, बी वाले पार्ट को डाल रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग ए को यहाँ डाले तो उसके अपोजिट में मतलब यूनिक पोजीशन में डालने के लिए जैसे ए के भर दिया, तो बचा अपने पास एक ए और दो बी। मतलब ए के अपोजिट में हम लोग ए डाल सकते थे या बी डाल सकते थे। तो पहले ए डाल दिया फिर बी डाल दिया। अब उसके बाद बाकी ग्रुप्स क्या कर सकते हैं, तो बाकी ग्रुप्स वाले पार्ट में जैसे दो बी डालना है, तो दोनों पोजीशन तो सेम टाइप का है, कहीं पे भी बी को डाल दिया। अब क्या है, एक पोजीशन है, एक एटम है, तो बी को यहाँ डाले बिना कोई ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ बी डाल सकते हैं। सेकंड वाले केस की बात करते हैं। तो दोनों पोजीशन सेम टाइप का है और एक ए के साथ एक बी भर चुका, मतलब फिल करने के लिए अपने पास ए और एक बी है। तो ए को कहीं भी डाल दो, तो बी को भी कहीं भी डाल दो। मतलब इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी निकल के आ सकता है। तो जब ये केस लेके चलेंगे M A2B2, तो इस केस में एक सेकंड रुक जाओ, जब ये केस लेकर के चलेंगे तब इस केस में दो आइसोमर निकल के आएगा। सेम एटम मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, दूसरे में मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो जब सेम एटम मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो ट्रांस स्ट्रक्चर, जबकि दूसरे वाले केस में सिस स्ट्रक्चर आराम से बोल सकते हैं। तो जब M A2B2 होगा तब उस केस में सिस ट्रांस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकल के आएगा ही आएगा। फिर मान लो एक ये पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं कि ए तो दो था लेकिन बी वाला पार्ट दो नहीं था, इनफैक्ट दो अलग लिगेंड्स हो गए, मतलब टोटल तीन लिगेंड्स हो गए। तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो पहला पार्ट, हमेशा जिसका नंबर कम है उसके रिस्पेक्ट में बात करो। तो जैसे बी ले लेते हैं, तो बी के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे डालने के लिए क्या ऑप्शन है अपने पास, तो एक ऑप्शन ये है कि ए डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो दूसरे ऑप्शन वाले पार्ट में बी के रिस्पेक्ट में आराम से यहाँ पे सी डाल सकते हैं। बाकी क्या बच गया, तो जब बी के रिस्पेक्ट में ए डाले तो एक ए बच गया और एक सी बच गया। तो इस केस में अगर यहाँ पे ए डाले, दोनों पोजीशन में से कहीं भी ए डाल सकते थे, अगर यहाँ पे ए डाले तो सी वाले पार्ट को ऊपर डालना पड़ेगा। एक ये पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरे वाले केस को लेके चले, तो अगर यहाँ वाले पार्ट पे ए डालना था क्योंकि बी और सी दोनों चला गया, मतलब इसमें हम लोग के पास दो ए भरना है। दो पोजीशन सेम टाइप का, कहीं भी ए डाला तो दूसरी जगह पे आराम से ए डालते हुए काम कर सकते थे। तो इसका मतलब टोटल यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा। ए वाला पार्ट सेम एटम कम डिस्टेंस से मतलब सेस, और दूसरे वाले केस में ज़्यादा डिस्टेंस से मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते थे, जैसे मान लो ऐसा लेते हैं कि जैसे हम लोग बी के रिस्पेक्ट में काम किए, तो बी की जगह पे तो हम लोग सी के रिस्पेक्ट में भी काम कर सकते थे, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में काम करें तो हो सकता है कि कुछ पॉसिबिलिटी दिखे हम लोगों को। क्या पॉसिबिलिटी दिख सकता है उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में काम करें ए के रिस्पेक्ट में, तो पहले ए के रिस्पेक्ट में ए को अपोजिट डाला, फिर ए के रिस्पेक्ट में बी को अपोजिट डाला, फिर ए के रिस्पेक्ट में सी को अपोजिट डाला। तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो जब ए के रिस्पेक्ट में ए को अपोजिट डालेंगे तो उस केस में बी के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट जाएगा। ए के रिस्पेक्ट में बी को अपोजिट डालेंगे तो उस केस में फिर बाकी बचा क्या, तब उस केस में एक सी है और एक ए है, कहीं पे भी सी को डालो कहीं पे भी ए को डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर ए के रिस्पेक्ट में सी को अपोजिट डालेंगे तो कहीं पे भी बी को डालो कहीं पे भी ए को डालो, फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक चीज़ देखो, ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट था जबकि दूसरे कहीं पे भी नहीं था, तो ये तो यूनिक पार्ट है। लेकिन सेकंड वाले केस में ए बगल में है, थर्ड वाले केस में भी ए वाला पार्ट बगल में ही है, तो बगल वाले डिस्टेंस पे ए वाला पार्ट आ रखा और सेम टाइप से बगल डिस्टेंस पे बी आ रखा है। तो अगर बगल वाले डिस्टेंस पे सेम आइटम्स आ रखे हैं, मतलब यहाँ पे ए का डिस्टेंस कम है, ए का सी के साथ डिस्टेंस कम है और ए का सी के साथ डिस्टेंस डायगोनल पे है। तो ए के साथ एक सी का डिस्टेंस कम है, ए के साथ एक सी का डिस्टेंस डायगोनल पे है। तो ए के साथ एक का डिस्टेंस कम है, एक का डायगोनल पे है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। देखने में लगा था कि अलग होगा, बट एक्चुअल में दोनों सेम है। अगर इस मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दो, जब इसको कॉपी को उल्टा पलट दो, तो पलटेंगे तो ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, सी वाला पार्ट बी की तरफ जाएगा, बी वाला पार्ट सी की तरफ जाएगा। इसका मतलब फ्लिपिंग करने पे हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेकंड वाले पार्ट के जैसा ही निकल के आना है। तो उस केस में
ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, दोनों को एक काउंट करेंगे, ओवरऑल दो ही स्ट्रक्चर निकल के आएगा। एक रिस्पेक्ट में एक मैक्सिमम डिस्टेंस में मतलब ट्रांस, और दूसरे वाले केस में सिस कंसिडर कर सकते हैं। तो ट्राई करना, जो नंबर ऑफ एटम छोटा है उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। इस केस में दो आइसोमर। फिर मान लो अगर हम लोग जैसे ऊपर ए वाला पार्ट दो था, और ए वाले पार्ट के दो होने के बाद फिर हम लोग ऐसा आराम से कंसिडर किए दूसरा लिगेंड भी दो था, तो भी दो आइसोमर आया। जब ए वाला पार्ट दो था और एक बी और एक सी हो गया तो भी दो लिगेंड आया। अब तो एक ही ऑप्शन है कि हम लोग सारे लिगेंड चेंज कर दें, एम के साथ ए बी सी डी लेके चल लेते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी, जब यहाँ पे कंसिडरेशन लेना शुरू करेंगे तो पहले तो हम लोग, अब सारा एक ही नंबर पे है तो किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक पोजीशन को फिल करना है तो यूनिक पोजीशन पे बी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, या फिर ए वाले पार्ट की रिस्पेक्ट में सी हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी, या फिर ए वाले पार्ट की रिस्पेक्ट में डी हो सकता है थर्ड पॉसिबिलिटी। और भी कंसिडरेशंस ले लेते हैं। पहले ए के रिस्पेक्ट में बात किए तो अभी बी के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो ए के रिस्पेक्ट में बी तो ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं, तो बी के रिस्पेक्ट में सी ले लेते हैं। फिर उसके बाद बी के रिस्पेक्ट में डी ले लेते हैं, या फिर सी के रिस्पेक्ट में फिर डी ले लेते हैं, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में ए ले चुके, सी के रिस्पेक्ट में बी ले चुके, तो एक ही ऑप्शन बच गया, सी के रिस्पेक्ट में हम लोग डी वाले पार्ट को कंसिडर कर ले। तो 6 पॉसिबिलिटी निकल तो आ रहा है। मान लो इन 6 पॉसिबिलिटीज को काउंट करके चले अगर, तो इन 6 पॉसिबिलिटीज वाले पार्ट में अगर हम लोग बाकी ग्रुप्स को फिल करना शुरू करें, तो जैसे ए के रिस्पेक्ट में बी है तो बाकी क्या बच गया, सी और डी। तो कहीं पे भी सी को डालो कहीं पे भी डी को डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए के रिस्पेक्ट में सी है तो बाकी भरने के लिए बी और डी बच गया, कहीं पे भी बी को डालो कहीं पे भी डी को डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ए के रिस्पेक्ट में डी है तब इस केस में बाकी को फिल करने के लिए कहीं पे भी बी को डालो कहीं पे भी सी को डालो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे वाले पार्ट की जब बात करेंगे, बी के रिस्पेक्ट में सी मतलब ए के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट जाएगा, बी के रिस्पेक्ट में डी मतलब ए के अपोजिट में सी जाएगा, और यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में बी जाएगा। तो एक चीज़ देखो, ए के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट है, ऐसा कहीं और है क्या? तो ए के रिस्पेक्ट में बी वाला पार्ट लास्ट वाले केस में अपोजिट है। तो जब ए के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट होगा तो सी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट है। ये यहाँ पे निकल के आ रखा, मतलब छठा स्ट्रक्चर अपने काम करनी इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद ए के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट है, तो इस केस में ए के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट इस ऑप्शन में है, बी के रिस्पेक्ट में डी बाय डिफॉल्ट अपोजिट जाएगा, ये भी यहाँ पे काउंट कर चुके, ये भी स्ट्रक्चर छोड़ सकते हैं। बाकी बचा ए के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट, ये फोर्थ वाले ऑप्शन दिख रहा, तो इस केस में इसको भी छोड़ सकते हैं। मतलब ए बी सी डी वाले पार्ट में आराम से तीन आइसोमर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये केस तो बड़ा सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, आराम से निकाल सकते हो, और इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले भी क्लास में मेंशन किया था, स्क्वायर प्लेनर है तो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड निकलेगा, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेट्राहेड्रल वाले पार्ट में तो ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल नहीं था। दूसरा, जब स्क्वायर प्लेनर गया तो इस केस में ये सब केसेस लेके चले, और एक केस और कंसिडर कर सकते हैं। मान लो अगर हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चले कि एम के साथ हम लोग के पास ए बी है, और उसके अलावा हम लोग एक बाइडेंटेट लिगेंड लेते हैं। तो बाइडेंटेट लिगेंड के साथ एक कंडीशन होता है कि बाइडेंटेट लिगेंड कभी भी डायगोनली अपोजिट पोजीशन पे एडअप नहीं हो सकता, हमेशा एडजेसेंट पोजीशन पे होगा। अगर यहाँ हुआ तो दूसरा बॉन्ड यहाँ डालना पड़ेगा, या फिर यहाँ डालना पड़ेगा। अगर इधर अटैच किए तो दूसरा बॉन्ड इधर या इधर डालना पड़ेगा। कभी भी डायगोनली अपोजिट पोजीशन पे बाइडेंटेट लिगेंड को नहीं डाल पाएंगे, ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। तो अगर मान लो ई एन को हम लोग ऐड करते हैं तो बाकी बचा क्या ऑप्शन, ए के बगल में बी, क्योंकि ई एन को बगल वाले ग्रुप पे डालेंगे तो बाकी ग्रुप भी बगल में जाएगा ही जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट जीरो निकल के आएगा, बाय डिफॉल्ट बोला जा सकता है। ऑप्टिकल आइसोमर की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो केस है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये हो गया अपना D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप वाले पार्ट की बात कर रहे हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। स्क्वायर बाय पिरामिडल या अगर ऑक्टाहेड्रल शेप हुआ तो इस केस में जैसे शेप वाला पार्ट कुछ इस टाइप का है कि एक तो स्क्वायर वाला पार्ट हो गया, और उस स्क्वायर वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में हम लोगों का जो बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप का कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में ध्यान इस चीज़ का रखना है, जैसे अगर हम लोग पहले वाले पोजीशन पे ग्रुप को डालते हैं
तो इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट ये है कि जो अपना यूनिक पोजीशन है वो यूनिक पोजीशन वाला पार्ट नीचे है। तो अगर एक ग्रुप को ऊपर डाला तो हमेशा उसके बगल वाले 4 एटम्स 90 डिग्री पे, सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे है, तो वहां पे ग्रुप को हम लोग नहीं डालेंगे, हमेशा पहले ग्रुप को अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे, मतलब यूनिक पोजीशन को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो जो अपना ये कंसिडरेशन होगा कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मान लो कि अगर हम लोग ग्रुप को फिल करना शुरू किए अलग अलग बॉन्ड्स के टाइप में, तो हमेशा जिस एटम का नंबर लोअर होगा या जिस ग्रुप का नंबर लोअर होगा उसके रिस्पेक्ट में बात करना, और उसके रिस्पेक्ट में यूनिक पोजीशन वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए चलना। जैसे अगर मान लो MA6 है, तो यहाँ A डाला, तो बाकी अपोजिट में डालने के लिए A के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और बाकी 4 पोजीशन पे भी A डालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिक लाइस पर निकल के नहीं आएगा, आराम से MA6 वाले पार्ट में 0 के बराबर कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोटोप में। दूसरी पॉसिबिलिटी MA5 हो गया और B टाइप। तो अगर MA5B हुआ, तो इस केस में जिस एटम का नंबर छोटा है उसके रिस्पेक्ट में काम करना, इसका मतलब बी वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में काम कर सकते हैं। और अगर बी के रिस्पेक्ट में काम करेंगे तो उसके अपोजिट वाले पार्ट में डालने के लिए क्या एटम बच गया, तो 5A है, कहीं पे भी ए को डालो फर्क नहीं पड़ रहा। एक सेकेंड, हाँ यार, जैसे बी वाला पार्ट फिल कर दिया, तो इसके अपोजिट में एक ही यूनिक पोजीशन है, बट भरने के लिए अपने पास ए के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इधर हम लोग जब बी के रिस्पेक्ट में भरने के लिए केवल ए के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कोई वेरिएशन नहीं पुट कर सकते। अगर वेरिएशन नहीं पुट कर सकते तो जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आराम से बोल सकते हैं। और क्या केस हो सकते हैं, तो इस केस में हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का एम के रिस्पेक्ट में A4 हो गया और B2 हो गया। तो इस केस में पहली पॉसिबिलिटी ये कंसिडर कर सकते हैं कि पोजीशन पे बी को फिल किया, तो इसको फिल करने के बाद इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट पोजीशन पे डालने के लिए क्या है, तो एक तो बी है और दूसरा ऑप्शन ए है। मतलब बी के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट होगा, बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज निकल के आ रहा है। तो एक तो बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट हो गया, दूसरा बी के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट हो गया। स्ट्रक्चर्स बना के देखना शुरू कर सकते हैं, और बेसिकली दो ही पॉसिबिलिटी निकल के आ रहा है, तो अपना काम भी आसानी से हो जाएगा, ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ। तो इस केस में जैसे बी के अपोजिट में ए, बी के अपोजिट में बी, दो पॉसिबिलिटीज निकल के आ रहा है। तो एक कंसिडरेशन ये लेके चल सकते थे हम लोग आराम से कि बी के रिस्पेक्ट में ए वाला पार्ट अपोजिट चला गया। दूसरी पॉसिबिलिटी, बी के रिस्पेक्ट में हम लोग का जो बी वाला पार्ट है वो अपोजिट चला गया। तो बाकी क्या बच जाएगा, तो बाकी केसेस में अपने पास बी के रिस्पेक्ट में अगर ए अपोजिट गया, तो ये चारों पोजीशन सेम होते हैं, इनफैक्ट छो पोजीशन सेम है, कहीं पे भी ग्रुप को डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में जो हम लोग का बी के अपोजिट में ए है, इसके बाद हम लोग के पास फिल करने के लिए 3A हो गया और एक बी हो गया, कहीं पे बी को डालो। बाकी भरने के लिए ए वाला पार्ट है, तो 3 पोजीशन 3A, और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। दूसरे वाले केस में बी के अपोजिट में बी है, तो 4 पोजीशन है सिमिलर टाइप के, चारों एटम से सिमिलर टाइप के, मतलब यही एक ऑप्शन है, हम लोग आराम से ए फिल कर सकते हैं। तो इस पूरे केस में बी के रिस्पेक्ट में बी वाला पार्ट कम डिस्टेंस पे है, जबकि बी के रिस्पेक्ट में बी वाला पार्ट ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो सिस हो जाएगा और दूसरा स्ट्रक्चर ट्रांस हो जाएगा। मतलब अगर MA4B2 टाइप स्ट्रक्चर हुआ, तो उस केस में हम लोग आराम से दो आइसोमर की बात कर सकते हैं। अगली पॉसिबिलिटी, M के साथ A4 लेके चलो, उसके अलावा B और C ले लो। ये लेंगे तो क्या होगा, तो बी को रेफरेंस मानो या ए को सी को रेफरेंस मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ए को रेफरेंस मत बनाना, गलती होगा, क्योंकि हम 2 दिन पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेडिकल वालों में, तो उससे गलती हुआ था। हम सोचे थे कि नया तरीका ट्राई करके देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलती हो गया था। ट्राई मत करना कभी। पहले बी को भरे, तो इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट में सी हो सकता है, या इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट में ए हो सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे दो ही आइसोमर आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो यूनिक पोजीशंस तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे सीधा हम दो लिख दे रहे हैं, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा कि बी के रिस्पेक्ट में ए डाल दिया, या फिर बी वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग आराम से सी वाले पार्ट को मेंशन करके चल रहा है।
उसके बाद मान लो अगर हम लोग M के साथ A के 3 एटम लेते हैं और B के भी 3 एटम लेते हैं, बाय डेंडेड भी डिस्कस करेंगे बट अभी के लिए M के साथ A के 3 एटम, B के 3 एटम। तो इस केस में क्या हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर नंबर में, किसी को भी रेफरेंस ले लो, एक रिस्पेक्ट में A अपोजिट, एक रिस्पेक्ट में B अपोजिट, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो जैसे मान लो एक ऐसा डायग्राम लेके चलते हैं कि हम लोग पहले वाले केस को कंसिडर करके चले, A के रिस्पेक्ट में A अपोजिट है। तो इस केस में बाकी क्या बच गया, तो 4 पोजीशंस है। 4 पोजीशंस को फिल करने के लिए अपने पास तीन सॉरी एक एक एटम है और 3 बी के एटम है। तो पहले ए को भर देते हैं, बाकी क्या बच गया, तो बाकी केसेस में हम लोगों के पास आराम से 3 पोजीशंस है, तीनों सेम एटम है, तो ये बी वाला पार्ट हो जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, ऐसा कंसिडर करके चले अगर कि ए के रिस्पेक्ट में बी को अपोजिट भेजना है, तो बाकी क्या बच गया, 2 ए बच गया। तो अगर 2 ए बच गया और 2 बी बच गया, तो इस केस में एक पॉसिबिलिटी ये कंसिडर कर तो सकते हैं शायद से, कि जैसे मान लो कि ए वाले पार्ट को अगर यूज़ करें तो इसके अपोजिट में हम लोग ए को डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ए भरे तो दूसरे ए के लिए ये दोनों पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग वो दोनों पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। पहले ए को अपोजिट में डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट बी वाले पार्ट को अपोजिट में डालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं इस केस में, कि हम लोगों के पहले वाले सिनेरियो के हिसाब से ए के अपोजिट में बी है, मिनट, हाँ, ए वाले पार्ट के अपोजिट में बी है। उसके बाद ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट में ए को नहीं डाल रहे, अपोजिट में बी को डाल रहे हैं। बचेगा क्या, 2 पोजीशंस है, कहीं पे ए को डालो, कहीं पे बी वाले पार्ट को डालो, कोई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 स्ट्रक्चर्स तो आए, लेकिन एक चीज़ देखो, ये जो ए वाला पार्ट है, तीनों ए, ये तीनों ए टी शेप में है, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर लाइन टी शेप, और यहाँ वाले पार्ट में भी ए वाला पार्ट टी शेप में है। उसके अलावा बी वाला पार्ट भी टी शेप में है, स्ट्रेट लाइन, उसके 90 डिग्री पे एंगल, यहाँ पे भी टी शेप है। तो पहले स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। 2 ए अपोजिट में है और ए के 90 डिग्री पे, 2 ए अपोजिट में ए के 90 डिग्री पे, 2 बी अपोजिट में एक बी 90 डिग्री पे, 2 बी अपोजिट में एक बी 90 डिग्री पे, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे जो हम लोग का केसेस कंसिडर कर रहे हैं ये दोनों सेम था, इसको तो छोड़ दिया। थर्ड वाले केस को अगर लेके चले, तो इस केस में कोई भी ए अपोजिट नहीं है। पहले वाले केस में एटलीस्ट 2 ए तो अपोजिट था, बट इस केस में कोई भी ए अपोजिट नहीं है। इसका मतलब पहला स्ट्रक्चर और जो तीसरा स्ट्रक्चर है ये दोनों आपस में यूनिक है, तो 2 आइसोमर तो निकल के आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। और इस पार्टिकुलर केस का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका एक नाम भी दे रखा है, तो इसीलिए ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है। पहले वाले केस को हम लोग मर से डिनोट करते हैं, ओवरऑल नाम को हम लोग मेरिडिनल बोलते हैं, और दूसरे वाले केस को हम लोग फेशियल आइसोमर बोलते हैं, और इस चीज़ को फेक से डिनोट करते हैं। ओवरऑल नाम फेशियल कंसिडर करते हैं। फेशियल क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें फेशियल करा करके आया हुआ होता है। फेशियल इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ वाले पार्ट में जो ये ए वाला पार्ट है, इन तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो उस केस में जो हम लोग का ऑक्टाहेड्रल शेप है उसका एक फेस निकल के आएगा। ज़्यादा क्लियर डायग्राम अगर बनाना है तो हम लोग यहाँ के रिस्पेक्ट में डायग्राम बना सकते हैं। रुक जाओ, इस डायग्राम को थोड़ा दूसरे एंगल पे बना रहे हैं। जैसे ऊपर वाले पार्ट में ए है, यहाँ से बी हटा देते हैं, बी वाले पार्ट को पीछे लेके चले जाते हैं, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे ए ले लिया, तो भी सेम होगा, कोई भी ए अपोजिट में नहीं है। फेशियल आइसोमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन तीनों ए को जब ज्वाइन करेंगे तो उस केस में जो हम लोग का ऑक्टाहेड्रल शेप है, उस ऑक्टाहेड्रल शेप वाले पार्ट का एक फेस निकल के आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे फेशियल आइसोमर वर्ड यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये डायग्राम का थोड़ा ध्यान रखना, फेशियल आइसोमर वाला पार्ट क्या होता है। दूसरे एंगल से भी ये डायग्राम आराम से मेंशन कर सकते थे, ज़्यादा अच्छे से क्लियरली उधर से भी दिखाई देगा। जैसे मान लो ए वाले पार्ट को यहाँ रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग का कोई भी ए अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो इस केस में जो हम लोग का ए वाला पार्ट है, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया और यहाँ से इसको ज्वाइन किया,
तो एक फेस वाला पार्ट आराम से हम लोग को दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल के जैसा फेस है। तो उस केस में स्क्वायर बाई पिरामिडल में ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, तो 4 फेसेस ऊपर होते हैं, एक ये ब्लू फेस हो गया, एक सामने का फेस हो गया, एक पीछे से मिला के फेस हो गया, और एक यहाँ से फेस हो गया। 4 फेस नीचे, 4 फेस ऊपर सॉलिड स्टेट में पड़ रखा है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम लोग फेशियल आइसोमर बोल सकते हैं दूसरे वाले केस को, जबकि पहले वाले के हम लोग मेरिडियनल आइसोमर बोलते हैं। तो नाम ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर केस में MA3B3 वाले पार्ट में हम लोग 2 आइसोमर्स वाले पार्ट की बात कर रहे होंगे। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलो भाई, कोई डाउट है तो। नो सर। चलो ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट में चलते हैं। MA3B3 वाला पार्ट हो गया, तो अगला केस लेके चल सकते हैं। जैसे M के साथ A3 रहा, B2C लेके चल लेते हैं। इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, तो C के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं हम लोग। C के रेस्पेक्ट में क्या क्या कर सकते थे, तो B को अपोजिट डाल सकते थे। उसके अलावा C के रेस्पेक्ट में A वाले पार्ट को अपोजिट डाल सकते हैं। तो सारे केसेस कंसिडर करते हैं। पहला सिनेरियो, चलो मान लो हम लोग का C के रिस्पेक्ट में A B अपोजिट है, तो पहले तो C को यहाँ रख दिया। तो जब C वाले पार्ट को यहाँ रखेंगे तो इसके अपोजिट में B डाल दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी, C वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग B वाले पार्ट को अपोजिट, सॉरी A वाले पार्ट को अपोजिट लेके चलते हैं। तो जब C वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में A को अपोजिट लेके चलेंगे, तो बाकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो C के रिस्पेक्ट में जब B गया था, तो इस केस में बाकी क्या बच गया, तो 3A बच गया और एक B बच गया। कहीं पे भी B को डालो, फिर 3A, 3 पोजीशन और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन निकल के आएगा इस पर्टिकुलर केस में, जब C के रिस्पेक्ट में B अपोजिट है। दूसरे वाले केस में जब C के रिस्पेक्ट में A अपोजिट है, तब उस केस में क्या ऑप्शन है, तो भरने के लिए अपने पास 2A है और उसके अलावा 2B वाला पार्ट है। तो पहले B को भरते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी भरते, तो पहले A को भर दिया। तो A के अपोजिट में A, एक ऑप्शन निकल के आ सकता है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी अगर कंसिडर करके चले, स्क्वायर कहाँ से बन गया भाई, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चले, तो दूसरे वाले केस में हम लोगों के पास C के रिस्पेक्ट में A अपोजिट है और A के रिस्पेक्ट में A को अपोजिट नहीं डाल रहा है, बाजू में डाल रहा है। तो बाकी 2 पोजीशन 2B, यही एक ऑप्शन है। तो अगर मान लो कि इन केसेस को कंसिडर करना शुरू करें, तो इस केस में जैसे तीनों शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि तीनों में से कोई एक पार्ट कॉमन हो, तो उसमें बस डिस्टेंसेस देखना, ठीक है। ओवरलैप मत कराना। ओवरलैप में अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर का केस निकल जाएगा। जैसे पहले वाले केस में बी के अपोजिट में बी नहीं है, एडजेसेंट में है, जबकि दूसरे वाले केस में बी के अपोजिट में बी है। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में तो सेम नहीं हो रहा। कौन एनोटेशन कर दिया है भाई, इंपॉर्टेंट एनोटेशन मत किया कर स्क्रीन पे मेरे। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई। हाँ चलो जान दो। पता नहीं हम इस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो क्रैश क्यों करता है डायग्राम, हमको समझ नहीं आता। उसका शायद बहुत सारे डायग्राम्स बना रहे इसलिए क्रैश करता है, मतलब मेमोरी ज़्यादा हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, तो जैसे पहला केस लेके चले थे, तो पहले वाले केस में बी के अपोजिट में बी नहीं है, एडजेसेंट पे है, जबकि दूसरे वाले केस में बी के अपोजिट में बी है। तो ये दोनों तो एनी हाउ सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर तो काउंट कर लिया। थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड वाले केस में बी के अपोजिट में बी तो नहीं है, बगल में है, तो हो सकता है शायद सेम हो। तो दूसरे पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं। सी के अपोजिट में ए होना चाहिए, सॉरी बी होना चाहिए, जबकि यहाँ सी के अपोजिट में ए है। तो बी के अपोजिट में बी नहीं था, मतलब बी के 90 डिग्री पे बी था, ये तो ठीक है। लेकिन सी के अपोजिट में यहाँ बी है, जबकि यहाँ सी के अपोजिट में ए है। इसका मतलब ये भी स्ट्रक्चर यूनिक है। तो तीनों स्ट्रक्चर यूनिक होंगे, इसका मतलब टोटल हम लोग आराम से यहाँ पे 3 आइसोमर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। टोटल
3 आइसोमर निकल के आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ पे 3 आइसोमर कंसिडर कर सकते हैं। सिस ट्रांस बोलना लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि किसके रेफरेंस से बात करें नहीं मालूम। जैसे मान लो पहला स्ट्रक्चर है, तो पहले में बी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सिस है, दूसरे में ट्रांस है, फिर तीसरे में वापस सिस है। तो एग्जैक्टली सिस ट्रांस बोल पाना पॉसिबल नहीं होगा। टोटल 3 आइसोमर निकल के आएगा, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। अगली पॉसिबिलिटी एम के साथ A3BCD, क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं? तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोग का जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल वाले पार्ट में अगर हम लोग एक काम कर देते हैं, तीन चार स्ट्रक्चर्स पहले बना लेते हैं, जो कॉमन आएगा उसको छोड़ते चले जाएंगे। हाँ चलो ध्यान दो। जैसे पहली पॉसिबिलिटी ये कंसिडर करके चल रहे थे हम लोग कि BCD किसी को भी रेफरेंस के लिए यूज़ कर लिया। बी है तो बी के अपोजिट में क्या हो सकता है? तो ए हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। बी के अपोजिट में सी हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी। बी के अपोजिट में डी हो सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो पॉसिबल है, ये बिल्कुल फिक्स केस है। अब उसके बाद बी के अपोजिट में ए हो गया, तो अगली पॉसिबिलिटी सी के अपोजिट में डी डाल दिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो ए के अपोजिट में डालना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी कंसिडर कर सकते थे कि मान लो इसी के जस्ट नीचे मेंशन कर देते हैं, बी के अपोजिट में ए तो था, उसके अलावा सी के अपोजिट में डी नहीं है, सी के अपोजिट के एडजेसेंट पोजीशन पे डी है, तो ए को भी बगल में होना पड़ेगा। तो पहले वाले सिनेरियो में दो पॉसिबिलिटीज है। दूसरे केस की जब बात करेंगे तो क्या हो सकता है? तो इस केस में बी के अपोजिट में सी डाले हैं, तो बाकी क्या बच गया? तो एक डी बच गया और 3A बच गया। तो एक डी को डाला, 3A, सारे के सारे सेम पोजीशन पे जाएंगे। 3 पोजीशन है, 3A है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसकी अगली पॉसिबिलिटी, बी के अपोजिट में डी को डाले, बाकी क्या है? तो एक सी फिल करना है और बाकी 3 पोजीशन पे ए। तो इसमें भी कोई नया पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें भी कोई नया पॉसिबिलिटी नहीं है। एक चीज देख लेते हैं कि जैसे डी के अपोजिट में ए है, सी के अपोजिट में ए है, बी के अपोजिट में ए है, ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ कहीं निकल के आ रहा है क्या? तो बी के अपोजिट में ए इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। इसका मतलब पहला स्ट्रक्चर यूनिक था, दूसरा भी यूनिक था, तीसरा भी यूनिक था और चौथा स्ट्रक्चर भी यूनिक था। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 4 आइसोमर निकल के आ सकते हैं। तो जब ऐसा फॉर्मूला होगा तो 4 आइसोमर कंसिडर कर सकते हैं। मेनली तुम लोगों को ये पार्ट ही बनाना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लिए तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाने में मुश्किल नहीं है। उसमें तो बस जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसको रिपीट कर दो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उसका इनैंशियोमेरिक पार्ट होगा, सीधा उसको रिपीट करो, ज़्यादा उसमें दिमाग ही नहीं लगाने का है। वहाँ से क्वेश्चन वाला पार्ट आराम से सॉल्व होता चला जा सकता है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए तो बहुत क्लास हो गया, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें इस चीज़ को, इस टॉपिक के बाद, मतलब A3BCD के स्ट्रक्चर के बाद। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर सी के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर सकते हैं काम हम लोग, या सी या डी के रिस्पेक्ट में? अभी हाँ एकदम कर सकते हैं। तो जो काम बी के रिस्पेक्ट में किया उसकी जगह सी के रिस्पेक्ट में लो। तो सी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होता? तो सी के रिस्पेक्ट में ए लेते, फिर सी के रिस्पेक्ट में बी लेते, सी के रिस्पेक्ट में डी लेते, फर्क क्या पड़ता है? यहाँ भी 3 सिनेरियो है, यहाँ भी 3 सिनेरियो है। अगर ढंग से देखो तो अच्छा वही चीज हुआ है, सी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट है, सी के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट है, सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट है। और जब सी के रिस्पेक्ट में डी अपोजिट था तो उसमें दो पॉसिबिलिटी आया था कि बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट हो गया, और उसके अलावा ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, और तीसरा ए के अपोजिट में ए वाला पार्ट नहीं है। ऐसा कुछ कंसिडरेशन लेकर के चल रहा है। तो किसी के भी रिस्पेक्ट में बात करो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे BCD क्या है? बी की जगह सी डाल दिया, यहाँ पे नाम जो है उसमें BCD की जगह पे हमेशा लिख दिया CBD, क्या फर्क पड़ गया? सेम सिनेरियो है, सारा कंसिडरेशन सेम टाइप का है। लिगेंड्स बस ठीक है वहाँ सर। पे 3 डिफरेंट टाइप के, मतलब टोटल 4 लिगेंड्स है जिसमें 3 एक टाइप के और बाकी 3 डिफरेंट टाइप के। उस केस में क्या होगा? तो कोई भी लोएस्ट नंबर वाले लिगेंड को रेफरेंस पॉइंट मान के यूनिक पोजीशन से ग्रुप को डालते चले जाओ, तो यहाँ से 4 आइसोमर निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ तक ठीक। कोई डाउट है तो और पूछ लो। बोलो भाई, कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, और इसी टॉपिक से आगे डिस्कस कर लेंगे फिर हम लोग। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम आराम से डिस्कस कर लेंगे, कि तुम लोग को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का काफ़ी डिटेल्ड पार्ट बता रखा था,
उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर हम अपलोड भी कर देंगे, जिसको यूट्यूब पे देखना होगा अपना आराम से लेक्चर देखता है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट है क्या ज्ञान तेरे को? नो सर, हाँ नहीं है सर।